हमेशा दूर भागती रहती हो ना मुझसे ठीक है। मैं भी देखता हूँ। आखिर कब तक दूर रहती हो मुझसे, एक दिन तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि सीधा भागी चली आओगी मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। वहीं आराध्या खुशी खुशी एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुकी होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागकर जल्दी से बाहर एक बॉडीगार्ड के पास आते हुए वो फोन जो अर्नव ने आराध्या को दिया था वो उसे लौटाते हुए बोली, भैया आपने हमारी बहुत मदद की है, बस एक मदद और कर दीजिए, ये फोन अपने बॉस को दे दीजिएगा। क्योंकि ये हमारा फोन नहीं है इसलिए हम इसे नहीं रख सकते, ये उनकी अमानत है, आप उन्हें लौटा दीजिएगा। अर्नव आराध्या से थोड़ी दूरी पर खड़ा था पर उसे आराध्या की बात आराम से सुनाई दे रही थी। आराध्या के फोन देते ही वो बॉडीगार्ड अर्नव की तरफ डरते हुए बेवसी से देखता है। अर्नव अब तक ये बात अच्छे से समझ चुका था कि आराध्या एक स्वाभिमानी और जिद्दी लड़की है, इसलिए अर्नव बॉडीगार्ड को वो फोन रखने का इशारा करता है। अर्नव का इशारा समझ बॉडीगार्ड फोन को अपने पास रख लेता है। वहीं आराध्या वापस मुड़कर एयरपोर्ट के अंदर चली जा रही होती है। अर्नव बस जाती हुई आराध्या को देख रहा होता है। आराध्या फिर से बिना पीछे मुड़े सीधा अंदर चली जाती है। आराध्या के जाने के बाद अर्नव दो बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ते हुए बोला, तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक मिस आराध्या प्लेन में नहीं बैठ जाती हैं। तुम दोनों उस पर नजर रखना ताकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, समझें। और हाँ, ये बात उसे पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उस पर नजर रखे हुए हो। इस बात का ध्यान रखना, ओके। अर्नव की बात सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देते हैं। वहीं अर्नव भी वहां से सीधा अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ जाता है और उन दो बॉडीगार्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉडीगार्ड भी उसके साथ चल देते हैं। आराध्या के जाते ही अर्नव वापस अपने उसी रूप में आ जाता है जैसा वो आराध्या से मिलने से पहले था, हर वक्त गंभीर रहने वाला। आराध्या रिसेप्शन पे जाकर अपनी सारे पेपर चेक कराकर अपने प्लेन की तरफ बढ़ जाती है और अपनी सीट नंबर चेक करके अपने सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अर्नव के दो बॉडीगार्ड में से एक अर्नव को कॉल करते हुए सामने देखते हुए बोला, हेलो सर। सर, मैम फ्लाइट में बैठ चुकी हैं और उनकी फ्लाइट बस अब से कुछ ही देर में निकलने वाली है। तभी बॉडीगार्ड की बात सुनते ही अर्नव बोला, फाइन, ओके, कम बैक। और कुछ ही घंटे बाद आराध्या की फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी हो जाती है। इसी के साथ अर्नव का पुराना रूप फिर जाग गया था, वो अर्नव प्रताप सिंह जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, ना ज्यादा किसी से बात करने वाला और ना किसी की बारे में सोचने वाला, सिर्फ परिवार ही ऐसा था जो अर्नव के थोड़ा करीब था। अर्नव अपने प्राइवेट विमान में बैठा अपनी ऑफिस का कुछ काम कर रहा था और देखते ही देखते अर्नव अपने काम में इतना मशगूल हो गया था कि इस बीच उसे आराध्या की याद एक बार भी नहीं आई। अर्नव का प्लेन टेक ऑफ हो चुका था पर अर्नव अपने काम में इतना बिजी था कि उसे किसी चीज का कुछ भी होश नहीं रहा। वहीं कुछ देर बाद जब एक सर्वेंट अर्नव के लिए लंच लेकर आती है तब कहीं जाके अर्नव का ध्यान टूटता है। वो सर्वेंट आती है और लंच रखकर वहां से चली जाती है। अर्नव का काम से ध्यान हटते ही उसे फिर से आराध्या की याद आने लगती है। अर्नव को अब फिर वो सारी बात याद आने लगती है जो उसके और आराध्या के बीच उस रात हुआ था। अर्नव अपनी आंखें बंद करके आराध्या के बारे में सोचने लगता है। तभी अर्नव अपने आप से मन में बोला, मिस आराध्या शर्मा, भागने का बहुत शौक है ना आपको, भाग लीजिए। आखिर कब तक भागेंगी आप मुझसे, मैं भी देखता हूँ। बहुत जल्द आपको मेरे पास आना होगा वापस, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, याद रखिएगा। अर्नव को बार बार आराध्या की आंसुओं से भरा गुस्से वाला चेहरा याद आ रहा था। तभी अचानक अर्नव के फेस पर एक हल्की स्माइल आ जाती है।
उस रात को जब आराध्या की नींद खुली तो वह शॉक्ड रह गई और जब आराध्या के कपड़े फटे दिखाई दिए और कुछ ऑप्शन न होने के कारण आराध्या अर्नव के बगल में पड़ी हुई वाइट शर्ट पहन ली थी और जब आराध्या अर्नव से लड़ रही थी तो अचानक उसने गौर किया कि अर्नव ऊपर से नीचे तक घूर के उसे ही देखे जा रहा है। जब ये बात आराध्या गौर करती है तो शर्म के मारे जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। ये सब बातें सोचकर अर्नव के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं अर्नव का ध्यान बार बार आराध्या के पिंक होठों पर जाना जिसे देखकर अर्नव अपने होश खो बैठता था। तभी अर्नव अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने आप से मन में बोला, नहीं ये क्या हो रहा है, मैं हर वक्त उस लड़की के बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और प्यार, इम्पॉसिबल। ये प्यार मेरे लिए नहीं है और ना ही मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम है। लेकिन फिर ये लड़की मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है। अर्नव बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं आराध्या को भी रह बस अर्नव का ख्याल आए जा रहा था। वो सर पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से मन में बोली, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस शहर में आकर हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती हमारी है। हमें इस अनजान शहर में नहीं आना चाहिए था। कैसे, आखिर कैसे? इतने बड़े इंसान होकर ऐसी गिरी हुई हरकत कोई कैसे कर सकता है, वो भी बस एक जमीन के लिए। एक जमीन के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। मिस्टर अर्नव प्रताप सिंह, हम नफरत करते हैं आपसे और इस शहर से, और अब चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इस शहर में वापस नहीं आएंगे और ना ही आपसे मिलना चाहेंगे। महादेव की कृपा से हम आखिरकार आपकी कैद से निकल ही गए और अब हम आपका नाम तक भूल जाना चाहते हैं। भूल जाना चाहते हैं हम आपको। हाँ, लेकिन पर आपकी दी हुई तकलीफों को हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। आपके लिए हमारे दिल में सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। कुछ देर बाद आराध्या बनारस एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर आराध्या अपना बैग लिए वहीं की एक सीट पर बैठ जाती है। क्या करें, हम बनारस पहुंच गए हैं, ये खबर बाबा को कॉल करके दे या ना दे? आराध्या ने सोचते हुए अपने आप से मन में कहा, नहीं, ऐसा करते हैं, बाबा को बिना बताए जाते हैं। बाबा हमें अचानक देखकर खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी हमें अचानक देखकर। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोचते हुए आराध्या अपना बैग उठाती है और सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। वहीं एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी टैक्सी खड़ी हुई थी। आराध्या उनमें से एक टैक्सी में बैठती है और घर के लिए निकल जाती है। वहीं अर्नव की फ्लाइट भी लैंड हो चुकी थी। अर्नव अपनी जेट से बाहर निकलता है और अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। अर्नव कार में बैठा हुआ अपने फोन में बिजी था। तभी एक बॉडीगार्ड थोड़ा डरते हुए अर्नव से बोला, सर, वो आराध्या मैम की फ्लाइट बनारस एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और वो टैक्सी से अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्नव कुछ नहीं बोलता और वापस अपने फोन में देखने लगता है। कुछ देर बाद अर्नव की गाड़ी एक शानदार विला के सामने रुकती है। ये किसी और का नहीं बल्कि अर्नव का ही था, जिसमें वो अकेला ही रहता था। और इसके अलावा अर्नव के 3 विला और थे, जिसमें से एक में उसका पूरा परिवार रहता था और 2 ऐसे ही खाली पड़े हुए थे। अर्नव को ज्यादातर अकेला रहना पसंद था और इसी के साथ साथ अर्नव के बाहर जाने आने का कोई वक्त नहीं था। जब उसका मन होता वो तभी बिना किसी से बताए ही बाहर निकल जाता था। अर्नव अपनी मर्जी का मालिक था, उसे दूसरों के रूल्स फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, चाहे फिर वो रूल्स खुद उसके मॉम डैड के क्यों ना हो।
इसी के साथ साथ घर वाले चाहते थे कि अर्नव जल्द से जल्द उनकी पसंद की लड़की से शादी करके अपना घर बसा ले, जिसके लिए अर्नव बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसीलिए भी वो सबसे अलग अपने खुद के बिला में रहता था, क्योंकि अक्सर जब भी वो घर जाता था सभी से मिलने, तो अर्नव की मॉम सुनंदा जी उससे लड़कियों से मिलने की और जल्द से जल्द शादी करने की जिद करती थी, जिससे तंग आकर अर्नव अपने अलग बिला में रहने लगा, क्योंकि उसे शादी के नाम से नफरत थी। वो शादी वगैरह में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, उसे ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट लगता था। सुनंदा जी जब भी अर्नव को लड़कियों की फोटो दिखाती तो अर्नव उन लड़कियों की फोटो देखे बिना ही उन्हें रिजेक्ट कर देता, जिससे कहीं ना कहीं सुनंदा जी को अर्नव की शादी की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अर्नव को लड़कियों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए सुनंदा जी को हर वक्त अर्नव की शादी की चिंता लगी रहती थी। वो अर्नव को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी शादी के लिए, क्योंकि अर्नव के गुस्से से सुनंदा जी अच्छी तरह वाकिफ थी। पर फिर भी माँ का दिल इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वैसे तो अर्नव ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था बिजनेस के सिलसिले में, पर सुनंदा जी को जब भी मौका मिलता वो अर्नव को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती। अर्नव की कार बिला के सामने रुकते ही एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ अर्नव के लिए कार का डोर ओपन करता है। तभी अर्नव कार से उतरता है और बिना रुके सीधा बिला के अंदर चला जाता है। अर्नव का ये बिला किसी शाही महल से कम नहीं था, जिसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। इसी के साथ बिला में अर्नव को किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए अर्नव के लिए नौकरों की लाइन लगी हुई थी। अर्नव हॉल में आता है और अपना कोट उतारकर वहीं सोफे पर डाल देता है और अपने गले में पहनी हुई टाई ढीली कर ही रहा होता है कि तभी एक लगभग 45 साल की औरत जो अर्नव के बिला में काम करती थी, अर्नव के सामने आकर धीरे से बोली, सर पानी। मेड ने इतना बोला ही था कि अर्नव ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए कड़ी आवाज में बोला, नो थैंक्स, आई नीड कॉफी। अर्नव का इशारा पाते ही वो मेड जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं अर्नव सीधा अपने रूम में आकर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद अर्नव अपने कपड़े पहन सोफे पर बैठा ही था कि इतने में वो मेड अर्नव के लिए एक कप कॉफी लेकर उसके रूम में आ जाती है। वो मेड अर्नव के बिला में बहुत सालों से काम करती थी, इसलिए वो अर्नव को अपने बेटे जैसा ही मानती थी।